हेलो क्लास 8 के सुपरस्टार्स, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो बच्चों, आपको सुबह ब्रश करना, नहाना, ब्रेकफास्ट करना, यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल बस पकड़कर स्कूल जाना, ये सब नॉर्मल लगता है। लेकिन अगर सोचो, आप सुबह उठकर देखा पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आपकी पेंसिल ही नहीं है और नोटबुक भी नहीं है, तो क्या होगा? आपको कैसा लगेगा? पड़ गए ना सोच में। अब आप जरा ये सोचिए कि ये सारी चीजें आती कहां से हैं। इन सब चीजों के पीछे छुपे हैं बच्चों कुछ सुपर हीरोज, और उन सुपर हीरोज का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। तो आज हम वही उन सुपर हीरोज से मिलने जा रहे हैं। मिलेंगे हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज से और उनके यूज, मतलब हमारी लाइफ में उनके क्या क्या यूज होते हैं। तो इससे बस यही चैप्टर है आपका क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी का चैप्टर 1। क्या नेम है? नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। तो इसी टाइप से हंसते खेलते हम पूरा चैप्टर पढ़कर समझ लेंगे। तो पहले यहां पर बच्चों एक पैराग्राफ दिया है, इसको देख लेते हैं। ये पैराग्राफ है द फ्यूचर वी चूज से। क्या पैराग्राफ है? कुछ नेचर के बारे में ही बताया गया होगा। देखते हैं। कंसर्न सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू। जो कंसर्न सोशल साइंटिस्ट है वो एकदम क्लियर है कि हमें क्या करने की जरूरत है। We must move towards a regenerative economy। हम सबको कैसे, कहां मूव करना चाहिए, किसकी तरफ? रीजनरेटिव इकोनॉमी की तरफ। कैसी इकोनॉमी होती है रीजनरेटिव? अभी ये वर्ड बहुत बार यूज होगा आपके पूरे चैप्टर में। एन इकोनॉमी दैट ऑपरेट्स इन हार्मोनी विद नेचर, repurposing used resources, minimizing waste and replenishing depleted resources। आप देखिए, एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ जो नेचर के साथ मिलकर काम करे। किसके साथ? नेचर के साथ मिलकर काम करे। जो रिसोर्सेज क्या है? रीपर्पजिंग यूज रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज यूज्ड हो चुकी हैं उनका रीयूज कर सके, मतलब फिर से यूज करना। और मिनिमाइजिंग वेस्ट, जितने भी वेस्ट है, मतलब उसको जो भी चीजें हम बेकार में यूज करते हैं उनको मिनिमाइज करना, कम करना, वेस्ट को मिनिमाइज करना। रिप्लेनिशिंग डेप्लेटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पर है या खत्म हो रही हैं उनको रिफिल करना, मतलब फिर से उनको भरना। We must return to the innate wisdom of nature herself, the ultimate regenerator and recycle of all resources। तो जो बच्चों नेचर है ना, वो उसको खुद का ही रिसाइकलर है, मतलब उसको किसी और की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही रीजनरेट करता है। लाइक रीजनरेशन मतलब कि किसी चीज को दोबारा से पैदा करना। अगर एक पेड़ है, उसका कहीं बीज गिरेगा तो वो फिर से एक पेड़ बन जाएगा, तो रीजनरेशन हो गया। क्लियर? रिसाइकलर भी खुद से ही है। तो जो नेचर है वो खुद से ही ये सारी चीजें करता है। रीजनरेटर भी है और रिसाइकल भी है। ऑल रिसोर्सेज का मतलब जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है सबका। तो ये एक पैराग्राफ है नेचर से रिलेटेड, ये द फ्यूचर वी चूज बुक से है। अब यहां पर देखिए एक डायग्राम, एक पिक्चर दी है, वो क्या है? फिगर 1.1। ये क्या है? दूध सागर वाटरफॉल एंड द रेलवे ब्रिज, गोवा, इंडिया। ये दूध सागर, ये देखो ये वाला एक क्या है? दूध सागर रेनफॉल वाटरफॉल है, और यहां पर ये बन रहा है आपका रेलवे ब्रिज। क्या बन रहा है? रेलवे ब्रिज। ये कहाँ है? गोवा, इंडिया के गोवा में। तो यहां पर एक पिक्चर दिखाई है, आगे कुछ और भी पिक्चर्स होंगी। आप देख लेते हैं द बिग क्वेश्चंस, मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें किन किन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, क्या क्या चीजें हमें बताई जाएंगी। तो फर्स्ट वन इज हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कैटेगराइज करते हैं, मतलब उसको कैटेगरी में कैसे बांटते हैं। जैसे कुछ होती है रिन्यूएबल, कुछ होती है नॉन रिन्यूएबल, इनको कैसे कैटेगराइज करते हैं वो सारी चीजें हम सीखेंगे। और हम क्या सीखेंगे? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब जो हमारी लाइफ के एस्पेक्ट्स है ना बच्चों, उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब उसका क्या, वो कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है। थर्ड देखते हैं, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अनसस्टेनेबल यूज, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेस का ओवर यूज करें, ओवर एक्सप्लोटेशन करें या उसका अनसस्टेनेबल यूज करें, तो
क्या उसका रिजल्ट होगा अगर हम चीजों को जबरदस्ती वेस्ट कर रहे हैं। जैसे पानी है, हम जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, जितना यूज है उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ पर, या फिर क्या क्या चीजों, नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं एक प्यारा सा चैप्टर। यहाँ कुछ और डायग्राम है, देख लीजिए। फिगर 1.2 में है अ माइक्रो हाइडल प्लांट इन हिमाचल प्रदेश। एक माइक्रो हाइडल प्लांट है हिमाचल प्रदेश में। द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो रहा है यहाँ पर, जो वाटर फ्लो है ना बच्चों, उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। यहाँ 1.3 में है एन ऑफशोर ऑयल रिग एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम फ्रॉम बिलो द सी बेड। अब समुद्र के गहराई से जो पेट्रोलियम है उसको यहाँ पर निकाला जा रहा है। चलते हैं चैप्टर में। अब देखिए, व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। अब बच्चों आप सारी चीजों को बोलते हो ये नेचुरल थिंग्स है, मतलब वाटर नेचुरल थिंग्स है, एयर और क्या है, जो ये सारे स्टोन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सब नेचुरल थिंग्स हैं। ये रिसोर्सेज कब बनते हैं, आप एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आपका जब जन्म होता है, या किसी बेबी का जब भी जन्म, आपका जब जन्म हुआ था, या किसी भी बेबी का आपके सामने आपने देखा होगा, जब कोई भी बेबी पैदा होता है तो क्या कहते हैं, बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल। लेकिन वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, अब उसका नामकरण संस्कार होता है, नेमिंग सेरेमनी होती है, तो उसको एक नाम दिया जाता है जिस नाम से वो पहचाना जाएगा। तो यहां पर भी हमसे कुछ सिमिलरिटीज में देखते हैं। नेचर को रिसोर्सेस कब बोला जाता है, मतलब वो कैसे बनेगा रिसोर्स, मतलब उसका नाम रिसोर्स कब पड़ेगा, है तो नेचुरल थिंग ही, पानी भी नेचुरल थिंग है, अब नेचर में है, लेकिन वो रिसोर्स कैसे बना, यही चीज हम सीखेंगे। One of the meaning of the word nature is the totality of life and non-life form that are part of our environment but have not been created by human। ये आप सबको पता है कि एक मीनिंग क्या इस वर्ड का मीनिंग क्या है नेचर का, कि इसमें सारी जितनी भी चीजों में लाइफ होती है या नॉन लाइफ जो भी चीज होती है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजों को मिलाकर जो क्या होते हैं, दैट आर द पार्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट, जो हमारे एनवायरमेंट के पार्ट हैं, लेकिन क्रिएट मतलब ये ह्यूमन के द्वारा बनाए गए नहीं है, इसको ह्यूमन ने नहीं बनाया है, ये सिर्फ हमारे ये नेचर में है। ठीक है, तो जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए नहीं है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे जो हमारे एनवायरमेंट के पार्ट हैं, लेकिन जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए नहीं है, वो ही सारे हमारे नेचर में आते हैं। When humans use these for their sustenance or create new things from them for consumption, these elements of nature become resources। अब देखिए कि वो तो नेचर में है, सारी नेचुरल थिंग्स हैं। जब ह्यूमन बीइंग उन चीजों को अपने काम के लिए यूज करता है, उन चीजों को अपने काम में लाता है, या उनसे ऐसी चीज बनाता है जो उसके काम आने वाली है, तो तब वो नेचर कब क्या बन जाता है, रिसोर्सेज। एक इजी एग्जांपल से देखिए कि एक पानी है नेचुरल थिंग है, पानी को यूज किया ह्यूमन ने पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, तो वो उसके लिए क्या बन गया, रिसोर्स बन गया। पेड़ है, पेड़ से हमें क्या मिलती है, पेड़ नेचुरल थिंग है, नेचर में है, तो पेड़ से हमें क्या मिलती है, लकड़ियां, लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, कि पेंसिल बनती है। तो ये सारी चीजें कहां से आई, पेड़ से। तो अब पेड़ भी क्या बन गया, नेचर में था, लेकिन हमारा क्या बन गया, रिसोर्स बन गया। तो समझ में आ गया होगा आई होप, जब ह्यूमन बीइंग उस चीज को अपने काम के लिए इस्तेमाल करने लगे तो वो बन जाते हैं रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, ट्री आर द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। जैसे एग्जाम्पल में यहां पर भी ट्री का एग्जाम्पल लिया है कि ट्री है एनवायरमेंट का पार्ट। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन। ये कैसे इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है ह्यूमन से, मतलब इसको ह्यूमन की जरूरत नहीं है सरवाइव करने के लिए किसी प्लांट को। When we cut them and convert into wood, जब हम इसे काटते हैं और वुड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब लकड़ी उसमें से ले लेते हैं, वुड को कन्वर्ट कर देते हैं फिर फर्नीचर में, we see the tree as a resource। अब हम ट्री को कैसे देखेंगे, अब हम ट्री को एज अ रिसोर्स देखेंगे। अब नेचुरल थिंग तो है, नेचर में है ट्री, लेकिन अब ये हमारे लिए बन गया है क्या, रिसोर्स। क्लियर, आगे नेक्स्ट में देखते हैं। Often these entities are not easily accessible। मतलब अक्सर क्या होता है कि ये चीजें, इन चीजों तक हम पहुंच भी नहीं पाते।
फॉर एग्जाम्पल के देखिए, देयर मे बी पेट्रोलियम, वो पेट्रोलियम हो सकता है कहां पर, इन प्लेस डीप अंडर द ओशियन दैट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एसेस एंड द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट मे बी टू हाई। मतलब किसी ओशियन की बहुत ज्यादा नीचे पेट्रोलियम है, अब या तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो हम उसको निकाल सके, या फिर अगर हम उसको निकाले भी तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, जिससे कि ना तो कोई उसको खरीद पाएगा, मतलब उसकी कॉस्ट से भी ज्यादा उसकी कॉस्ट हमें पड़ जाएगी, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। और इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल लाइक कटिंग ट्रीज इन सैक्रेड ग्रोव, या फिर वो कल्चरली अनएक्सेप्टेबल होगा, जैसे कि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी पूजा करते हैं तो उनको लोग काटने ही नहीं देते, मतलब उनको हम काट ही नहीं सकते क्योंकि वो पूजनीय है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। सो for an entity to be called a resource, it should be technologically accessible and its exploitation should be economically feasible and culturally acceptable। तो अगर किसी भी चीज को, अगर वो चीज रिसोर्स कब कहलाएगी, एक तो हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी हो कि हम उसको निकाल पाए, या और वो हमें इकोनॉमिकली भी सही पड़े, मतलब महंगी नहीं पड़े, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, या फिर और क्या होनी चाहिए, उसको कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब उसको हम कल्चर एक्सेप्ट करें कि हम उसका यूज कर सकते हैं। यूजुअली द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन हैज अ नेगेटिव connotation in the context we use it here. It means extraction, utilization and consumption of natural resources। अब देखो exploitation का मतलब बच्चों ज्यादातर नेगेटिव वे में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हम exploitation का को यूज कर रहे हैं मतलब किसी चीज को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए, उसके यूटिलाइजेशन के लिए और उसके कंजप्शन के लिए, किसके, नेचुरल रिसोर्सेस के। आप देखते हैं आगे, द अर्थ हैज ट्रेजर्स मेनी ऑफ विच हैव फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर and which human have taken and learned to use. These include the most obvious ones like water, air and soil, and also the not so obvious one like coal, petroleum, precious stone, metal ore and timber etc. जो अर्थ है, अर्थ हैज ट्रेजर, मतलब अर्थ के पास, हमारी अर्थ के पास बहुत सारा खजाना है, मैनी ऑफ विच हैव फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, जो बहुत सारी मिलियंस ऑफ ईयर से हमारी अर्थ के पास है, एंड विच ह्यूमन हैव टू टेकन, और जिसको ह्यूमन को लेना, मतलब उसको निकालना, नेचर से उसको लेना और उसको यूज करना आना चाहिए। इसमें इंक्लूड होते हैं कौन कौन से, जो हमारे ऑब्वियस वन होते हैं, जैसे वाटर है, एयर है, सॉइल है, जो इजीली मिल जाते हैं, कुछ होते हैं जो हमें इजीली नहीं मिल पाते, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, प्रीसियस स्टोन्स है, मेटल ओर है और टिम्बर, ये हमें इजीली नहीं मिल पाते। तो दोनों टाइप के हमें यूज करना सीखा। हमारी अर्थ के पास बहुत सारा खजाना है, लेकिन उस खजाने को अच्छे से यूज करना भी तो आना चाहिए, तभी तो ह्यूमन बीइंग उसको यूज कर पाएंगे। आगे चलते हैं, यहां पर कुछ पिक्चर्स और दी है। अब इन डायग्राम को देखिए बच्चों, यहाँ पर ये खेत जोत रहे हैं तो इससे भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हमारे इकोसिस्टम पर, ये सॉइल के मॉइस्चर को और अच्छे से रखेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये क्या है, बीहाइव में, मतलब हनी फ्रॉम अ बीहाइव, मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालना, तो ये भी हमारे नेचर में है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डोंट मिस आउट। In many indigenous traditions of the world, nature is considered sacred। मतलब हमारे बहुत सारे इंडिजियस ट्रेडिशन में पूरे वर्ल्ड के जो नेचर है बच्चों, बहुत ही पूजनीय होता है, मतलब नेचर की पूजा की जाती है। यू हैव रीड अबाउट दिस, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इन सच ट्रेडिशन नेचर इज नर्चरर एंड नरिशर, मतलब जो ट्रेडिशन, जो हमारा नेचर है ना बच्चों, वो हमारा पालन पोषण करने वाला है, हमें पालता है और हमारा पालन पोषण करता है। अब डू यू नो ऑफ प्रैक्टिसेस दैट रिफ्लेक्ट दिस, क्या आप ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस जानते हो जो इसको रिफ्लेक्ट करती है? जैसे हम तुलसी, यहाँ पे देखिए, तुलसी पूजा फॉर वेलबींग, तुलसी के प्लांट की पूजा की जाती है। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको नेचर में, बहुत सारी चीजें जिनको पूजनीय माना जाता है। नाउ थिंक अबाउट इट, टेक अ पॉज, अब एक पॉज लीजिए, लुक एट योरसेल्फ, अपनी तरफ देखिए, एंड द थिंग्स अराउंड यू, और अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ देम, अब आप देखेंगे आपके चारों तरफ
जो भी चीजें हैं वो कहां से आई हैं, उनका ओरिजिन क्या है। जैसे आपके आगे वॉल है, वॉल किससे बनी है, ईंट से। अब ईंट किससे बनी है, ईंट किससे बनी है, मिट्टी से। मिट्टी कहां से आई है, हमारे नेचर से। अब टेबल है होगी आपके सामने, अगर है तो कोई भी चीज है आप ऑब्जर्व करेंगे, नोटबुक है, नोटबुक कहां से आई, प्लांट से। अब पेंसिल है, वुड से बनी है, प्लांट से आई है। तो सब चीज नेचर से आती है। तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन में देखिए आप, एट सम पॉइंट दे ऑल लीड टू नेचर, किसी कैसे ना कैसे करके ये नेचर पर से ही आई है। इवन द प्लास्टिक बटन ऑन योर शर्ट, यहां तक कि जो प्लास्टिक बटन है ना आपके शर्ट पर, वो भी आपको नेचर से ही मिला है। इन शॉर्ट, वी अप्लाई द टर्म्स नेचुरल रिसोर्सेज टू मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस दैट अकर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमन। आप देखो यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन डेफिनेशन दी है कि नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है। ये होता है मटेरियल एंड सब्सटेंस जो नेचर में है, जो मटेरियल और सब्सटेंस जो नेचर में है और जो वैल्यूएबल है ह्यूमन के लिए, मतलब ह्यूमन उनको यूज कर पाते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब कोई भी चीज है उसको कैटेगरी में बांटा जाता है जिससे हम उसको इजीली समझ पाए। एक साथ समझने में तो मुश्किल होती है, छोटे छोटे पार्ट में उसको बांटकर हम समझते हैं, उसको कैटेगरी में डिवाइड करके। In science, we learned the usefulness of categorization and naming. हम साइंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या यूज है कैटेगराइजेशन का और नेमिंग का, मतलब उनको नेम देने का। We use some shared characteristics or criteria when we categorize idea or things. जब हम किसी चीज को कैटेगराइज करते हैं तो हम उसको छोटे अलग अलग पार्ट में, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। We name the categories so that we can refer to them with just one word or a short phrase. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, उनको नाम देते हैं, उन कैटेगरीज को नाम देते हैं जिससे कि हम उस पूरी चीज को सिर्फ एक वर्ड से या फिर एक फ्रेज से, एक वर्ड से या एक छोटे से सेंटेंस से हम उसको समझ पाए। एग्जाम्पल के लिए देखिए, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अगर मैं आपको बताऊंगी, आपको लिविंग थिंग्स सुन के समझ में आ गया होगा कि थिंग्स जो ब्रीथिंग करती हैं या मूव करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मैंने बोला तो आपको समझ में आ गया होगा जो ब्रीथिंग नहीं करती हैं या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं करती हैं। तो एक वर्ड से ही समझ में आ गया। ऐसे सॉलिड, लिक्विड और गैस है। क्या किया मैंने, सॉलिड, लिक्विड और गैस बोला। सॉलिड सुन के आपको समझ में आ गया होगा कोई सॉलिड चीज है, मतलब जिसके पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं। गैस है जिसके पार्टिकल्स थोड़ा दूर है, लेकिन और गैस है उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर है। तो ये क्या होता है, एक कैटेगरी में बांट दिया जाता है और उनको नाम दे दिया जाता है सिर्फ समझने के लिए, कि उसी नाम से हमें पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाए। तो यही मेन पर्पस होता है कैटेगरी देने का। When these name and meaning are shared across your group of people, जब इन वर्ड्स को, जैसे अभी मैंने शेयर किया लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही जब हम शेयर करते हैं ग्रुप में, इट हेल्प अस डिस्कस अ सेट ऑफ आइडिया और थिंग्स विदाउट नीडिंग टू डिस्क्राइब देम एवरी टाइम। मतलब अगर मैंने आपको बोला एक सॉलिड, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, मुझे उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बोला लिक्विड, तो भी समझ में आ गया होगा। तो हमेशा हमें उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें एक शब्द से ही समझ में आ जाता है। वी कैन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली टू, और हम और इफेक्टिवली क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। इन अर्लियर क्लासेस यू लर्न अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। पहली पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, देखो एग्जाम्पल भी आ गया लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। एज सून एज वी यूज दीज वर्ड, जैसे हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, यू नो व्हाट दे मीन, तो आपको समझ में आ जाता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैंने यूज किया लिविंग थिंग्स, आपको समझ में आ गया कि मैंने किस कैटेगरी की बात की है, इस कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरीज। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है कैटेगरी का। We do the same with natural resources. अब हम नेचुरल रिसोर्सेज के साथ भी सेम ऐसा ही करेंगे, उसको कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, किस बेस पर करेंगे। थिंक अबाउट इट, what might be the different criteria we can use to categorize natural resources? क्या डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर पाए, कैटेगराइज कर पाए। क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। One of the way we could categorize natural resources is based on the uses we put them to.
हम कैटेगराइज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को किस बेस पर, जिस पे हम उसका यूज करते हैं। असेंशियल फॉर आवर लाइफ, सोर्स फॉर मटेरियल एंड सोर्स फॉर एनर्जी। फर्स्ट हम कैटेगराइज करेंगे असेंशियल फॉर आवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए क्या असेंशियल है। सोर्सेस ऑफ मटेरियल, मटेरियल के लिए क्या क्या सोर्सेस चाहिए। सोर्सेस फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए किन किन सोर्स का यूज किया जाता है। ये 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है। आइए देखते हैं पहले रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए। अब देखिए, आप अपनी ही जनरल एग्जांपल लीजिए कि आपको डेली लाइफ जीने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है। जो एयर हम सांस लेते हैं वो हमें जरूरत होती है। वाटर के बिना हम सरवाइव नहीं कर पाते, फूड के बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है। लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। लाइफ अर्थ पर बिना इन चीजों के क्या है बच्चों, एग्जिस्ट ही नहीं करती। कौन कौन सी? एयर जिससे हम सांस लेते हैं, वाटर जिसको हम पीते हैं, फूड जिसको हम खाते हैं। वी टेक दीज फ्रॉम द एटमोस्फेयर, ये हमें कहां से मिलती है? एटमोस्फेयर, द रिवर, द पॉन्ड, एंड द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल एंड अदर लिविंग थिंग्स। ये हमें कहां से मिलती है? एटमोस्फेयर से, जो रिवर है, पॉन्ड्स है, और थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल और लिविंग थिंग्स से। वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, हम नहीं बना, हम इन चीजों को बना ही नहीं सकते। मतलब हवा को आप बना सकते हो? नहीं। वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, हम पानी को भी नहीं बना सकते, एंड द सॉइल विच गिव अस फूड, और जो वो मिट्टी जो हमें खाना देती है, जिसपे हम प्लांट ग्रो करते हैं, जिससे हमें फूड मिलता है, वो मिट्टी भी हम नहीं बना सकते। तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। और किस कहां पर कौन से कैटेगरी में आती है? असेंशियल फॉर लाइफ, मतलब हमारी लाइफ के लिए असेंशियल कौन कौन सी हो गई बच्चों? एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, जो पानी, और फूड। फूड में, फूड कहां ग्रो होता है? हमारी सॉइल में, तो सॉइल को भी हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट देखते हैं रिसोर्सेज फॉर मटेरियल। मटेरियल्स, जो चीजें आप यूज करते हैं, जो मटेरियल आप यूज करते हैं, उनके लिए जो रिसोर्सेज यूज होते हैं। कैसे? ह्यूमन बीइंग क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट। अब नेचर में जो जो चीज है उनका यूज करके ह्यूमन बीइंग ने बहुत सारी चीज बनाई है। जैसे फर्नीचर हो गया एक एग्जांपल के लिए। वी मेक दैम फॉर आवर यूटिलिटी और टू क्रिएट थिंग ऑफ ब्यूटी दैट एनरिच आवर लाइफ एंड दोज ऑफ अदर। ये क्यों बनाई जाती है? हम उनका यूज करते हैं और चीजों को क्या करते हैं? उसकी ब्यूटी के लिए यूज करते हैं, और ये हमारी डेली लाइफ में यूज आती है और दूसरे लोगों के भी। अ पीस ऑफ वुड कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ चेयर एंड आल्सो कर्व्ड इनटू अ स्टैचू। एक पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा ट्रांसफर हो जाता है किसमें? ह्यूमन द्वारा। अगर वो ह्यूमन बनाते हैं तो वो चेयर में कर सकते हैं, स्टेचू में कर सकते हैं, टेबल, कुछ भी XYZ कुछ भी वुड से बना सकते हैं। India's geographical diversity provide us with a wide variety of natural resources from wood to marble and coal to gold. अब यहाँ पर जो इंडिया की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, जो क्लास 7th की बुक का में आप पढ़ के आए हैं, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड कराती है बहुत सारी वैरायटी नेचुरल रिसोर्सेज की, क्योंकि हमारी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी डाइवर्सिटी है बच्चों, तो वो हमें बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है, लकड़ी से लेके मार्बल तक और कोल से लेके गोल्ड तक। ये सारी चीजें हमें नेचर से ही मिलती हैं। द थर्ड वन इज रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। अब एनर्जी मतलब जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया है ना, ट्रांसपोर्टेशन किससे चलता है, ये सब एनर्जी के लिए जो रिसोर्सेज यूज की जाती हैं वो थर्ड कैटेगरी में आ गई। एनर्जी इज कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग। एनर्जी क्या है बच्चों? कॉर्नरस्टोन है मॉडर्न लिविंग का। आजकल बिना एनर्जी के, मतलब जैसे बिना पेट्रोल नहीं होगा तो आप व्हीकल्स कैसे चलाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं जी सकते। तो ये क्या है? मॉडर्न लिविंग का कॉर्नरस्टोन बन चुका है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस। जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी बिल्डिंग के लिए जहां हम रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस हो गया। दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल सोर्सेज। ये एनर्जी कहां से आती है? ये एनर्जी भी अलग अलग टाइप के नेचुरल सोर्स से आती है। कोल,
वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड, एटीसी। कहां से आती है? कोल से मिलती है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पेट्रोलियम से हमारे व्हीकल चलते हैं, नेचुरल गैस भी यूज होती है, सनलाइट यूज होती है और विंड, सनलाइट सोलर पैनल के लिए, विंड जो हम विंड एनर्जी भी होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आइए देखते हैं कुछ और डायग्राम। यहाँ पर रिवर वाटर है। रिवर वाटर क्या है बच्चों? एक रीन्यूएबल रिसोर्स एज लॉन्ग एज ग्लेशियर्स एंड फॉरेस्ट एग्जिस्ट। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में बांटेंगे। एक कैटेगरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने 3 टाइप में बांट दिया था। किस किस टाइप में बांटा था? किस किस टाइप में? जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। और उसके बाद हमने बांटा था, उसके बाद हमने देखा था बच्चों एनर्जी के लिए और हमारे मटेरियल के लिए, रिसोर्सेज जो हमारे मटेरियल के लिए यूज होते हैं, रिसोर्सेज जो हमारी एनर्जी के लिए। 3 कैटेगरी थी। अब नेक्स्ट हम बांटेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नाम से ही समझ में आ गया होगा, रिन्यूएबल जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं, जो दोबारा से नेचर में इजीली अवेलेबल हो गया। नॉन रिन्यूएबल जिसको हम दोबारा से जल्दी नहीं बना पाएंगे वो होती है नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यूएबल नहीं कर पाएंगे। यहां देखिए, यहां पर रिवर वाटर है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। कब तक है? रिवर वाटर चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक ग्लेशियर्स और फॉरेस्ट एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ग्लेशियर से ही जो आइस है वो मेल्ट होकर रिवर्स में फ्लो करती है। अब यहां है वी कैन टेक टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट से टिम्बर यूज कर ले सकते हैं इन लिमिटेड क्वांटिटीज। क्या बोला है? लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे टाइम के लिए। अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे तो एक लंबे टाइम के लिए ले सकते हैं। इफ वी अलाउ इट टू रीजेनरेट, अगर हम उसको रीजेनरेट होने के लिए अलाउ करें। कैसे रीजेनरेट? मतलब अगर हम लकड़ी का यूज कर रहे हैं, एक लिमिटेड क्वांटिटी में करेंगे तो वो क्या होगा? और भी प्लांट धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगे। इतने हम उनको यूज करेंगे और प्लांट इतने ग्रो हो जाएंगे। अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं तो दूसरे प्लांट तो इतने में ग्रो ही नहीं हो पाएंगे और हमारी पहले की लकड़ी पूरी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर बोला गया है लिमिटेड क्वांटिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और रीजेनरेट होने को अलाउ कर पाए, मतलब उसको दोबारा बनने के लिए उतना टाइम दे, तब हम उतनी लकड़ी का यूज कर पाए। अब हम पढ़ते हैं रीन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। A second way to categorizing natural resources could be based on whether they are renewable or not. एक दूसरा तरीका है चीजों को, नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज करने का। किस बेस पर? या तो हम उसको, या तो वो रिन्यूएबल होगी या नहीं होगी। A general principle of nature is that it functions in a restorative and regenerative way. आप देखो 2 शब्द और आए, रिस्टोरेटिव एंड रीजेनरेटिव। अब नाम से आप समझिएगा, रीजेनरेटिव मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं, न्यू जनरेशन मतलब प्लांट की सीड से न्यू प्लांट ग्रो करना, वो न्यू जनरेटिव हो गया। रिस्टोरिंग, एक एग्जांपल देखिए, एक शॉपकीपर है, उसकी दुकान में जैसे चावल बेचता है वो, तो अगर उसके दुकान में चावल खत्म हो जाएंगे तो वो स्टोर करेगा ना, फिर से रिस्टोर करेगा। तो ऐसे ही नेचर का भी फंक्शन होता है रिस्टोरेटिव का, मतलब अगर खाली हो जाए तो उसको फिर से भरा जाए, और रीजेनरेटिव मतलब उसको नेचुरली ग्रो करने दिया जाए। ठीक है, तो ये दोनों शब्द आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, रिस्टोरेटिव एंड रीजेनरेटिव। अब रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग to its original healthy state if it has been degraded or damaged. Restoring का मीन यहां पर दिया गया है। देखिए कि क्या प्रोसेस है कि किसी चीज को अगर वो डैमेज हो गई है या डिग्रेड हो गई है, कम हो गई है या खत्म हो गई है, डैमेज हो गई है, खराब हो गई है, जैसे अगर किसी स्टोर पे चावल खराब हो गए हैं तो उनको हमें रिस्टोर करना पड़ेगा, फिर से भरेंगे तभी तो वो बिकेगा। अगर डैमेज हो गया है, डिग्रेड हो गया है, कम हो गया है, तो उसको फिर से ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में लाना, मतलब फिर से उतना ही भरना, वो होता है रिस्टोरेशन। नेचर हील्स, रिन्यूज एंड मेंटेन्स हरसेल्फ ओवर टाइम। जो नेचर है बच्चों, उसको किसी की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ शॉपकीपर को तो उसमें भरने की जरूरत थी, मतलब शॉपकीपर होगा तभी भर पाएगा, लेकिन नेचर को किसी और पर्सन की जरूरत नहीं है, वो खुद हील करती है, खुद रिन्यू करती है, मेंटेन करती है अपने आप को टाइम के साथ। अ कट ऑन योर स्किन विल नॉर्मली हील। कैसे? जैसे आपकी स्किन पर कट लगता है वो नॉर्मली हील कर जाता है, नॉर्मली अपने आप ही भर जाता है टाइम के साथ। टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि कट लगा और जल्दी से भर गया।
जैसे उसमें टाइम लगता है, ऐसे नेचर में भी थोड़ा टाइम लगता है। अ फॉरेस्ट रिकवर आफ्टर अ वाइल्ड फायर, जब वाइल्ड फायर हो जाती है, मतलब जंगलों में आग लग जाती है, तो फॉरेस्ट भी रिकवर कर जाते हैं, मतलब नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं और फॉरेस्ट बन जाता है। रीजेनरेशन गोज बियॉन्ड रिस्टोरेशन। अब रीजेनरेशन रिस्टोरेशन से भी आगे है। कैसे आगे है? क्योंकि वो खुद से नई चीज ग्रो करती है। इट इज अबाउट नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ। ये किसके बारे में है? कि नेचर में एबिलिटी है न्यू लाइफ क्रिएट करने की। जनरेशन से ही समझ में आ गया कि न्यू जनरेशन क्रिएट करने की नेचर में एबिलिटी है, क्योंकि प्लांट से प्लांट ग्रो हो जाता है। एंड द कंडीशन फॉर थ्राइविंग। अब हम देखते हैं आगे। We plant tree in area that may have lost them on account of human interventions like cleaning forest for housing, planting the types of tree that were originally growing there, restore the ecosystem। यहाँ पर हम क्या लिखा है? We plant trees in area, हम उस एरिया में प्लांट कर सकते हैं ट्री जहां पर लॉस्ट हुआ है, मतलब जहां पर खत्म हुए वहां पर हम प्लांट कर सकते हैं। किसकी वजह से खत्म हुए? ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से। ह्यूमन ने क्या किया? फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया, फॉरेस्ट को हटा दिया अपने घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो वहां पर उस टाइप के ट्रीज हम ग्रो कर सकते हैं जो वहां पर ओरिजिनली ग्रो करें, रीस्टोर हो जाएगा हमारा इकोसिस्टम। द ट्री प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर फॉर बर्ड। जब ट्री ग्रो हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? फूड प्रोवाइड करेंगे और शेल्टर प्रोवाइड करेंगे बर्ड्स के लिए, स्क्वारल के लिए और अदर क्रिएचर्स के लिए, इनेबलिंग लाइफ टू रिटर्न। Now nature works in cycle where there is no waste। नेचर वर्क करता है बच्चों एक साइकिल में जिसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। मतलब अगर पेड़ से एक पत्ती भी नीचे गिरती है तो वो उसका भी अच्छे से यूज कर लेता है नेचर। उसको क्या करता है? मेन्योर में चेंज करता है, मिट्टी में मिला के उसको, मिट्टी को और उपजाऊ बना देता है। टेक अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लीजिए। लेट से अ ट्री फॉल इनटू द फॉरेस्ट। सोचिए कि एक जो ट्री है वो गिर गया, फॉरेस्ट में टूट गया। इट डिकम्पोज विद द बैक्टीरिया, ये डिकम्पोज हो गया बैक्टीरिया के साथ, फंगी के साथ, इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन इट, इंसेक्ट्स ने उस पर फीड किया। द ट्री बिकम्स पार्ट ऑफ द सॉइल एनरिचिंग इट। अब ट्री क्या बन गया? वो सॉइल का पार्ट बन गया, मिट्टी में मिल गया, ठीक है। और उसने क्या कर दिया? सॉइल को एनरिच कर दिया। न्यू ट्री एंड प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। अब नए ट्रीज जो क्या होते हैं, नए ट्री और प्लांट ग्रो कर जाते हैं बच्चों सीड से, एक बीज से ग्रो कर जाते हैं। इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट अगेन। और फिर वो गिरते हैं और फिर साइकिल बार बार चलती रहती है। These are examples of nature's principle of restoration and regeneration in practice। ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? नेचर के जो प्रिंसिपल है किसका? रिस्टोरेशन का और रीजनरेशन का, ठीक है। अब हम आते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेस पर। रीन्यूएबल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। रीन्यूएबल रिसोर्सेस एग्जिबिट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। जो रीन्यूएबल रिसोर्सेस हैं वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को टाइम के साथ दिखाती हैं। मोस्ट ऑफ इंडिया हैज अबंडेंट सनशाइन। इंडिया में, पूरी इंडिया में सनशाइन बहुत है, मतलब सूरज की रोशनी बहुत है, प्रचुर मात्रा में है, अबेंडेंट में है। इन द नेचुरल कोर्स रिवर आर फेड रेगुलरली बाय रेन एंड मेल्टिंग ग्लेशियर। अब जो नेचर में देखें, रिवर्स क्या है? रेगुलर फीड कर रही है, मतलब उसमें पानी फिर से आ रहा है। किससे आता है? रेन से, और जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं उससे। फॉरेस्ट रिन्यू देमसेल्फ, फॉरेस्ट अपने आप को खुद से रिन्यू कर रहे हैं। सॉइल रिप्लेसेस इटसेल्फ थ्रू नेचुरल प्रोसेस। अब सॉइल भी अपने आप को रिप्लेसेस कर रही है नेचुरल प्रोसेस से, एंड सो ऑन। मतलब नेचुरल थिंग्स फिर से अपने आप से ही अपना रिस्टोर करती हैं और रीजनरेट करती हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज देम इन अ सस्टेनेबल मैनर। सोलर एनर्जी जो सूरज से मिलने वाली एनर्जी है, विंड एनर्जी जो हमें हवा से मिलती है, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर बहते हुए पानी से एनर्जी जो हमें मिलती है, टिम्बर जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, वुड जो, ये सब क्या है बच्चों? ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। कब तक? यहां पर ये भी लिखा है कि एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज दैम इन अ सस्टेनेबल मैनर। जब हम उनको सस्टेनेबल मैनर में यूज करेंगे, जब तक हम उनको अच्छे से यूज करेंगे, उनका वेस्ट नहीं करेंगे, और तो तब तक ये हमारे लिए रिन्यूएबल है, ठीक है।
However, for them to remain renewable there is a condition. मतलब रिन्यूएबल रहने के लिए भी एक कंडीशन होना जरूरी है, कंडीशन है, उसके लिए भी हर चीज की कंडीशन होती है, ये हमेशा ही थोड़ी रहेंगी हो। अगर हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे, मतलब अगर हम लकड़ी का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, नए प्लांट इतने में उग ही नहीं पाएंगे, तो कभी ना कभी तो फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है एक सस्टेनेबल मैनर में यूज करना। तो उसकी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है? द नेचुरल रिदम ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। जो नेचुरल रिदम है, नेचर की अपनी रिदम है, जितने टाइम में वो काम करता है, रिस्टोरेशन का और रीजनरेशन का, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इफ वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन द फॉरेस्ट कैन ग्रो ट्री, वी विल इवेंचुअली डिप्लीट द फॉरेस्ट। अगर हम टिम्बर को काटने लग जाए, अगर हम लकड़ी को काटने लग जाए उस मात्रा से ज्यादा जितने में वो फॉरेस्ट ग्रो कर रहा है, तो एक टाइम पर तो खत्म ही होगा। साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू irresponsible human action many of nature cycle have been disturbed। अब साइंटिस्ट ने दिखाया है, साइंटिस्ट की रिसर्च से पता चला है कि जो नेचर साइकिल है वो डिस्टर्ब हुई है। किससे? जो इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शन से, लोगों की वजह से ही ह्यूमन नेचर साइकिल क्या हुई है? डिस्टर्ब हुई है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर इंटरेक्टिंग fossil fuel driven industrialization and the cutting down of forest for agriculture and other purpose are two of them। जो देखो बच्चों कि ज्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज करना, जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, कॉयल हो गया, इनका ज्यादा यूज करना, इंडस्ट्री में सारी चीजों का यूज करना, फॉरेस्ट को काटना एग्रीकल्चर के लिए, अदर पर्पस के लिए, इनमें से मेन है। हैज लीड टू राइजिंग टेम्परेचर दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग। On account of this, the glacier in some place in the Himalaya are melting at a rate faster than precipitation can replace them। मतलब क्या हो रहा है? जिससे जब लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ ज्यादा काट रहे हैं, फ्यूल का ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उससे पोल्यूशन हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो हिमालय पर जो ग्लेशियर है वो बहुत ज्यादा रेट पर क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं। तो इतना प्रेसिपिटेशन भी नहीं हो रहा जितना वो मेल्ट हो रहे हैं। दिस हैज इम्प्लीकेशन ऑन वाटर सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन लिविंग ऑन द प्लेन डिपेंडेंट ऑन द वाटर टावर। अब वाटर टावर मतलब जो ग्लेशियर से पानी आता है वो रिवर्स में जाता है, तो वो रिवर्स कहाँ फ्लो करती हैं? जो प्लेन्स पर लोग रहते हैं, नदन प्लेन्स में जो लोग रहते हैं वो वाटर पर ही डिपेंड करते हैं, जो वहां की पॉपुलेशन है, तो उनको बहुत ज्यादा ट्रबल होगा इस चीज से। आइए देखते हैं, डोंट मिस आउट। ट्रेडिशनली कम्युनिटीज हैज अ सिस्टम ऑफ रेगुलेटिंग और रिफ्रेनिंग फ्रॉम फिशिंग ड्यूरिंग द स्पॉइंग सीजन टू एनेबल द मेंटेनेंस ऑफ द फिश पॉपुलेशन। अब देखो एक ट्रेडिशन में है कि जो कम्युनिटीज हैं, जो फिशरमैन होते हैं, वो क्या करते हैं? फिशिंग रोक देते हैं एक स्पॉइंग सीजन, मतलब जिस टाइम पर जो फिश है अंडे देती है उस सीजन में ये फिशिंग रोक देते हैं। क्यों? फिश की पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए। अगर वो तब भी पकड़ते रहेंगे तो उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ये पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए वो रोक देते थे, पहले रोक देते थे। हाउएवर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ फिशिंग रिजल्टिंग इन ओवर फिशिंग in the case of a type of fish called tuna, for example, the rapid of exhaustive decline in their population led to some agreement of control of fishing। अब मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ रही है तो उस टाइम पर भी लोग क्या कर रहे हैं? फिशिंग नहीं रोक रहे हैं। अब फिशिंग नहीं रोक रहे हैं तो फिश खत्म हो रही है। तो एक वैरायटी है फिश की ट्यूना, वो क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। वो क्या करती है? छोटी छोटी फिशेस को खाती है। नेवरदलेस द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फिश दैट कीप द ओशियन इकोसिस्टम इन बैलेंस बाय कंज्यूमिंग स्मॉलर फिश श्रिम्प्स ईटीसी इज ऑन द डिक्लाइन। मतलब जो फिश, जो बड़ी फिश छोटी फिश को खाती है और जो पूरे समुद्र को, पूरे पानी के इकोसिस्टम को बनाए रखती है, वो ही खत्म हो जाएगी। तो छोटी फिश तो ज्यादा हो जाएंगी, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएंगी। जब बड़ी फिश खत्म हो जाएंगी तो जो पानी का, जो समुद्र का, जो ओशियन का इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, वहां बैलेंस ही नहीं रहेगा। तो इस टाइम पर लोग ऐसा कर रहे हैं। डू यू नो ऑफ अदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस दैट हेल्प द इकोसिस्टम टू स्टे इन बैलेंस? क्या आप ऐसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को जानते हो जो इकोसिस्टम को बैलेंस में लाती हैं?
एक ट्रेडिशन में हमारा चलता है कि रेन वाटर को कलेक्ट करना, रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं जिससे पानी वेस्ट नहीं होता। तो एक ये आ सकता है, इसमें एक आ सकता है जो सेक्रेड प्लांट्स होते हैं, जो जिनकी पूजा करते हैं उनको नहीं काटना, ये भी हमारे ट्रेडिशनल में आता है, ट्रेडिशन में आता है। तो उसकी वजह से भी प्लांट क्या हो रहे हैं, अच्छे से मतलब वो प्लांट तो एटलीस्ट बच रहे हैं। आते हैं, चलते हैं आगे। वी नीड इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस द गुड्स वी कंज्यूम। हमें इंडस्ट्रीज की जरूरत है, क्यों? क्योंकि जो चीज हम कंज्यूम करते हैं उनको बनाने के लिए, जो चीज की हमें जरूरत है उनको बनाने के लिए हमें इंडस्ट्री तो चाहिए। The process also create waste that are frequently discharges into river and other water bodies। लेकिन जो प्रोसेस होता है उनको बनाने का, उसमें से जो वेस्ट निकलता है बच्चों, जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, वो लगातार डिस्चार्ज किया जा रहा है रिवर्स में और वाटर बॉडीज में। मतलब जो कूड़ा कचरा है सारा खराब, वो पानी में डालते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, often these wastes cannot decay the become the food of some life form, instead it leads a disturbance in nature cycle of restoration and regeneration। जो क्या कर रहा है, जो नेचर की साइकिल में रिस्टोरेशन और रीजनरेशन हो रहा है उसमें डिस्टरबेंस ला रहा है, लीडिंग टू अ सिचुएशन वेयर द रिवर बिकम्स पॉइजनियस। इससे क्या हो रही है, सारी रिवर्स क्या हो रही है, जहरीली हो रही है, पॉइजनियस हो रही है, और फिर वो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, मतलब लोग उस पानी को यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ वही दिखाया, वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज ऑफन डिस्पोज विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के उसको पानी में डिस्पोज किया जा रहा है। Let's explore. Identify human action in your surrounding that result in nature losing her ability to restore and regenerate। आपको आइडेंटिफाई करना है अपने सराउंडिंग में जो भी ऐसे एक्शन हो रहे हैं, ह्यूमन के एक्शन, जिससे हमारा नेचर की जो एबिलिटी है रिस्टोरेशन की और रीजनरेशन की, वो खराब हो रही है, लूज हो रही है। What type of intervention can be undertaken to restore nature cycle? तो क्या हम एक्शन ले सकते हैं इस नेचर की साइकिल को सही रखने के लिए? तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं कि वेस्ट को वाटर बॉडीज में डाला जाता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस वेस्ट को पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, उस वेस्ट को पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट दें जिससे पानी को वो जहरीला ना बनाए, तब उसको उसमें डालें। ऐसे ही और भी बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं। तो आपको अपने सराउंडिंग में ये लिस्ट बनानी है। हम इनको नेक्स्ट वीडियो में, तो जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब इनको क्वेश्चंस को हम दोबारा से इंक्लूड करेंगे आपकी लिस्ट के साथ। नाउ डोंट मिस आउट, यहां इसको मिस आउट नहीं करना है। देखते हैं क्या है, इकोसिस्टम फंक्शन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। दो चीज है बच्चों, इकोसिस्टम फंक्शंस है, इकोसिस्टम सर्विसेज है। नेचर हैज सम इनहेरेंट वे ऑफ वर्किंग। नेचर का अपना एक तरीका होता है काम करने का, जैसे सबका होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्री नेचुरली प्रोड्यूस ऑक्सीजन। एग्जाम्पल के लिए ट्रीज जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। व्हेन दीज नेचुरल प्रोसेसेस बेनिफिट ह्यूमन वी कॉल देम इकोसिस्टम सर्विसेज। जब ये नेचुरल प्रोसेस बेनिफिट देता है ह्यूमन बीइंग को, तब हम इनको सर्विस, इकोसिस्टम सर्विस बोलते हैं। मतलब जब कोई सर्विस आप तभी तो बोलते हो जब आपको कोई चीज बेनिफिट देती है, तो जहां से हमें बेनिफिट मिलता है मतलब वहां से हमें सर्विस मिल रही है, इकोसिस्टम सर्विस। वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अ फॉरेस्ट नेचुरली फिल्टर वाटर। हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं इसको, एक फॉरेस्ट क्या करता है, फिल्टर करता है वाटर को, प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी को बांधे रखता है, सॉइल को इकट्ठा करके रखता है, उसको बहने नहीं देता हवा और पानी के साथ। एंड प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एनिमल्स, और एनिमल्स के लिए घर बनाकर हैबिटेट प्रोवाइड करता है। दीज आर इकोसिस्टम फंक्शन। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब है इकोसिस्टम के फंक्शन। व्हेन वी बेनिफिट फ्रॉम क्लीन वाटर, प्रोटेक्टिव फार्मलैंड एंड pollinated crop because of that forest, we are receiving ecosystem services from nature। जब हम बेनिफिट लेते हैं क्लीन वाटर से, प्रोटेक्टिव फार्मलैंड से और पॉलिनेटेड क्रॉप से, फॉरेस्ट की वजह से, तो ये सब किस में आती है, ये सब नेचर की इकोसिस्टम सर्विसेज में आती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर बच्चों। नेक्स्ट हमसे क्या बताया है, नेक्स्ट है A mature tree produce about 275 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर डे। एक मेच्योर ट्री प्रोड्यूस करता है 275 लीटर ऑक्सीजन
daily. This varies a little depending on the type of tree. ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि ट्री छोटा है, बड़ा है, कैसा है. A human being need about 350 liters of oxygen every day. एक ह्यूमन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए डेली? 350 liters. This can change based on the type of activity that an individual engage in. ये डिपेंड करता है कि वो जो पर्सन है वो कैसे एंगेज है, कैसी एक्टिविटी है उसकी, कैसी हाइट है, कितना वेट है, उस चीज पर डिपेंड करता है. तो ये क्या होता है? Now let's explore. Let's explore में है take up a small research study to assess the types of renewable resources in your region. आपके रीजन में जितनी भी renewable resources हैं उसके टाइप आपको लिखने हैं. You may discuss with your teacher and geographical area of your study and resources to assess information that you may need. आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं इसको बनाने में, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रिसोर्सेज से. What has been the change in their status over time? मतलब टाइम के साथ इनके स्टेटस में क्या चेंज आया है. मेक अ स्मॉल रिपोर्ट that identify the reason for the change and what may be done. एक छोटी सी रिपोर्ट बनानी है किस बारे में? उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनका रीजन देने के लिए कि क्यों इसमें चेंज आए हैं और क्या करना चाहिए, व्हाट मे बी डन, और क्या किया जाना चाहिए. यहां भी बच्चों ऊपर बताया था, ये चीज बताई है कि एक पेड़ अप्रोक्स मतलब उतनी ही थोड़ा कम ऑक्सीजन करता है एक आदमी के लिए. एक पेड़ इनफ होता है, 1 से 1.5 पेड़ इनफ होता है उसकी ऑक्सीजन लेने के लिए. तो अब आप देखिए कि पर पर्सन हमें कितने पेड़ चाहिए. तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, काटने से ज्यादा उनको ग्रो करना होगा. चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, नॉन रिन्यूएबल भी देख सकते हैं. वो कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड. ये बहुत लंबे पीरियड में जाके बनते हैं. दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एट द रेट वी यूज दैम. मतलब ये उतनी जल्दी नहीं बन पाते हैं जितना हम उनका यूज करते हैं. उतनी जल्दी ये रिप्लेनिश नहीं हो पाते हैं जितना हम इनका यूज कर जाते हैं, जितना जल्दी हम इनको खत्म कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल है कोल एंड पेट्रोलियम. पेट्रोलियम जितना जल्दी खत्म हो रहा है उतना जल्दी बन नहीं रहा है. द मिनरल्स एंड मेटल लाइक आयरन, कॉपर एंड गोल्ड. जो ये मिनरल मेटल्स हैं जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड है, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. इंडिया हैज सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ कॉइल्स रिजर्व्स. वी माइन कोल टू मीट आर ग्रोइंग नीड फॉर एनर्जी. हम क्या करते हैं? माइन करते हैं, कोयल को निकालते हैं, कोल को निकालते हैं अपनी जो भी एनर्जी की नीड है उसके लिए. हमारी नीड बढ़ती जा रही है. बट इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द कोल रिजर्व इन इंडिया में लास्ट अनदर 50 ईयर्स. मतलब अगर हम जितनी हमारी नीड बढ़ती जा रही है उस हिसाब से अगर हम कोल को माइन करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, तो आगे आने वाले 50 इयर्स में ये खत्म हो जाएगी. द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन इंक्रीजिंग एज द पॉपुलेशन एक्सपेंड एंड डेवलपमेंट वर्क एक्सेलरेट. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है. टिल मोर सस्टेनेबल ऑप्शन बिकम अवेलेबल वाइडली. जब तक कुछ इनका दूसरा सस्टेनेबल नहीं मिल जाता, मतलब इनका ऑप्शन नहीं मिल पाता हमें, तब तक हमें क्या करना होगा? वी नीड टू यूज द कोल वी हैव जुडिशियसली. मतलब उसको हमें अच्छे से प्रॉपरली यूज करना होगा, कम मात्रा में जितना हमें चाहिए, जरूरत पड़ने पर ही उसको यूज करना होगा, तभी हम उसको आगे के लिए बचा पाएंगे. नाउ लेट्स एक्सप्लोर व्हाट आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट यू यूज डेली. ऐसी कौन सी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो आप डेली यूज करते हैं? तो सोचिए, पेट्रोल हो गया, ठीक है, जो गैसेस हो गई, नेचुरल गैस हो गई, कोल हो गया, तो इनको हम डेली में यूज करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और भी आप लिस्ट बना सकते हैं. What are the possible renewable substance? तो इनके possible renewable substance क्या हो सकते हैं? जैसे पेट्रोल से चलने वाली बाइक या गाड़ी का यूज करने से बेटर है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें, ठीक है. और जो होती हैं जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी है, तो क्या कर सकते हैं? सोलर पैनल लगवा सकते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट कर पाए, है ना, वो चीज यूज कर सकते हैं. ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं. व्हाट आर सम ऑफ द स्टेप दैट वी टेक टू ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल? क्या एक्शन ले सकते हैं? एक तो वही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें, सोलर कुकर यूज करें, सोलर पैनल लगवाएं, ठीक है. और हो सकता है कि जहां पर ट्रांसपोर्ट की जरूरत है तो हम अलग अलग मतलब अलग अलग व्हीकल्स लेके नहीं जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें, ऐसा भी कर सकते हैं.
तो यहां तक बच्चों हम आपको सिखा चुके हैं कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज कंप्लीट हो गई हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ये हम सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां से आपका चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहां तक आप अच्छे से देखिए और समझिए। तो यहां पर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में थम्स अप करेंगे और आपको विद इन अ डे और 2 डेज आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, सिर्फ मिस्टी क्लासरूम के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।